हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है और मैं आज आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो में, उनको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या-क्या टॉपिक हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इन्फ्लेशन और उसके डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा इन्फ्लेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का क्या स्थान है। फिर हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट। इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट अलग-अलग डॉक्ट्रिन है इकोनॉमिक्स में। ये अलग-अलग प्रिंसिपल को डिनोट करती है। हर स्कूल ऑफ थॉट का अपना एक अलग महत्व है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या नज़रिया है इन्फ्लेशन के बारे में। फिर मैं आपको सिम्पटम्स ऑफ इन्फ्लेशन बताऊँगा, जिसमें ये बताऊँगा कि इन्फ्लेशन के लक्षण क्या हैं, कैसे हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन आया है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इकोनॉमिक्स व्यू ऑन इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्टों के क्या व्यू हैं इन्फ्लेशन के बारे में। फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है और मोनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या है। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कितने प्रकार के इन्फ्लेशन है अलग-अलग बेसिस पे। फिर मैं आपको फिलिप्स कर्व एनालिसिस के बारे में बताऊँगा। आगे चल के फिर मैं आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताऊँगा, जो कि मैं डायग्रामेटिकली बताऊँगा। तो उसके लिए मैं आपको डिमांड सप्लाई सिंपल मॉडल के बारे में भी बताऊँगा। फिर मैं आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बताऊँगा कि कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लीड करते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के प्रोस्पेक्टिव से कि इन्फ्लेशन किस तरह से आता है, प्राइस किस तरह से राइज करते हैं। फिर मैं आगे आपको ये बताऊँगा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, जिसे जॉन मैनार्ड कीन्स ने बताया था। फिर मैं बोतलनेक और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के बारे में बताऊँगा, जिसे मिडराल ने बताया था। आगे चल कर के फिर हम ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन क्या होता है। ये सेम टाइप की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन फिर भी ये अलग है, तो उसे भी हम ब्रीफ में समझेंगे कि ये है क्या। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन में। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या इसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अगर है भी तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा इन्फ्लेशन इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा महत्व है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स काफ़ी बदल जाते हैं, उनके इम्पैक्ट भी काफ़ी बदल जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कशन करेंगे कि अलग-अलग टाइम फ्रेम में इन्फ्लेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है और उसके कौन-कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो डिपेंड होता है। फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट चीपर क्यों हैं? क्या कारण है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो चीपर हैं? फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है, ठीक है? फिर मैं ये भी बताने की आपको कोशिश करूँगा कि हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस-किस तरह का मेथड है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के। मैं आपको 2 मेथड बताने की कोशिश करूँगा, एक तो जीडीपी डिफ्लेटर मेथड और दूसरा प्राइस इंडेक्स मेथड। उसी दरमियान हम ये जानेंगे कि बेस ईयर क्या होता है, और जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो अलग-अलग वेटेड देना पड़ता है। वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसके थ्रू ये सब सारा प्राइस इंडेक्स निकलता है। एक छोटे से एग्जाम्पल देकर के मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जीडीपी डिफ्लेटर को इन्फ्लेशन मेजर के रूप में क्यों नहीं यूज करते हैं।
मैं आपको फिर ये बताने की कोशिश करूंगा कि जीडीपी डिप्लेटर मेथड से इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि सीपीआई है क्या, डब्ल्यूबीआई के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईआईपी क्या है और पीपीआई क्या है। रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये है क्या, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परचेजिंग पावर क्या होती है। मैं उसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इन्फ्लेशन जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में किस तरह से एनालाइज होता है और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में किस तरह से एनालाइज होता है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति या फिर महंगाई हिंदी में होता है। इसका मतलब ये होता है कि परसिस्टेंट राइज इन प्राइस और कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, किसी कमोडिटी की प्राइस में कंटिन्यूअसली अगर राइजिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन है। लेकिन आपको एक बात को ये भी समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि क्रॉप फेलियर हो गया, किसी तरह का ड्रॉट आ गया, वार हो गया या फिर कोई सीवियर कंडीशन आ गया जिस वजह से अचानक से दाम बढ़ गया। इस चीज़ों को इन चीज़ों को हम इन्फ्लेशन मेजर करने के समय कंसीडर नहीं करते हैं। इकोनॉमी में एक नॉर्मल सिचुएशन हो ताकि इन चीज़ों को समझा जा सके। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम इन्फ्लेशन को मेजर क्यों करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि एक जहाँ पे कार्टून बना हुआ है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि सैलरी जो है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। तो हमें इन्फ्लेशन की ज़रूरत पड़ी इस चीज़ को समझने के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि पेट्रोल और डीजल इनके दाम में कभी बढ़ोतरी होती है, कभी ये घट भी जाते हैं, कभी ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं, कभी ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के कॉन्सेप्ट को समझें और उसको फिर हम एनालाइज करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने बहुत बार सुना होगा कि महंगाई की मार। तो ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। ठीक है, बहुत से फ़िल्म भी इसके ऊपर बन चुके हैं, इस मुद्दे को लेकर के। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन है क्या और इसका क्या कंसीक्वेंस है इकोनॉमी में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि इन्फ्लेशन कॉजेज डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी। इसका मतलब ये होता है इन्फ्लेशन जो है वो कारण बनता है किसी भी करेंसी की या किसी देश की मुद्रा के परचेजिंग पावर को डिक्रीज करने में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है, अगर उस देश में इन्फ्लेशन आया है तो वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन इज ए जनरल राइज इन प्राइस लेवल ऑफ ए इन्फ्लेशन इज जनरल राइज इन द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि महंगाई एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्राइस लेवल जो होता है वो राइज करता रहता है। जब जब कभी भी इन्फ्लेशन आता है तो करेंसी की एक यूनिट जो होती है वो कम सामान को खरीदती है। इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या करता है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी को काफ़ी डिक्रीज कर देता है। मतलब मनी की जो वैल्यू है उसको काफ़ी डिक्रीज कर देता है। और ये भी माना गया है कुछ हद तक कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है। इसके बारे में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन से क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी जो होती है वो काफ़ी डिक्रीज कर जाती है।
अब मैं बात करता हूँ कि इन्फ्लेशन का मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्थान है। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं या कोई मैक्रो इकोनॉमिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है, तो वो 3 वेरिएबल को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है। पहला है आउटपुट लेवल, यानी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी एज ए होल। किसी भी इकोनॉमी की जो जीडीपी है, उसको ही हम आउटपुट लेवल बोलते हैं। तो किस रेट से जीडीपी बढ़ रही है, उसको भी वो लोग देखते हैं। तो ये होता है आउटपुट लेवल। मैक्रो इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी में आउटपुट लेवल क्या हो रहा है। दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब ये होता है द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर इन द इकोनॉमी हु आर नॉट एम्प्लॉयड एंड आर लुकिंग फॉर ए जॉब। मतलब ये कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स हैं इकोनॉमी में जो लुकिंग फॉर जॉब देखना चाह रहे हैं, मतलब कि वो जॉब को देख रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है। तीसरा होता है इन्फ्लेशन रेट, द रेट एट विच प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज डे बाई डे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो ये बताता है कि इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस जो होती है वो किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आउटपुट लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओकुन्स लॉ से जुड़े हुए हैं। ओकुन्स लॉ इनमें रिलेशन बताता है। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बारे में हमें फिलिप्स कर्व बताता है। ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स में बहुत से वेरिएबल आपस में जुड़े हुए होते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि फिलिप्स कर्व जो एनालिसिस है वो शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट का इंटरकनेक्शन है। लॉन्ग रन में ये इस तरह की चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का क्या महत्व है और ये सब चीजें आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। अब मैं आप बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन जो होता है वो एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉन्ग डिस्कशन है। मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत सी चीज़ों से प्रभावित होता है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली में उसे हम कहते हैं जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हम उसे बोलते हैं जब किसी देश की सेंट्रल बैंक, जो इंडिया के केस में आरबीआई है, वो कोई पॉलिसी बनाती है, उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट इस देश का क्या है, उस पे भी, ग्रोथ के रेट पर भी ये निर्भर करता है कि इन्फ्लेशन का क्या पोजीशन है। फिर मनी ग्रोथ रेट के ऊपर भी निर्भर करता है ये। फिर ये एक्सपेक्टेशन पे भी निर्भर करता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर भी इन्फ्लेशन निर्भर करता है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इन्फ्लेशन को जो टैकल करते हैं, वो जो मेजर्स लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं, ये उन बात पे डिपेंड करता है कि वो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। उनका स्टेप लेने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा अगर वो अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करेंगे तो। ठीक है? और मैं आपको ये बता दूं, ऐसे तो स्कूल ऑफ थॉट्स काफ़ी हैं, लेकिन 3 स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा है केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट और तीसरा है मोनेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इन स्कूल ऑफ थॉट का काफ़ी महत्व है और इन सभी की विचारधाराएं भी काफ़ी अलग हैं। और इन्फ्लेशन किस तरह से मेजर होता है और इन्फ्लेशन को किस तरह से टैकल किया जाता है। इन्फ्लेशन को तो खैर मेजर करने के तरीके तो वो अलग हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को जो टैकल करने का तरीका है वो इनका काफ़ी डिफरेंट होता है।
अब मैं आपको एक लेमैन के लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। जैसे आप एक बात को समझिए कि आप अगर बीमार पड़ गए हैं, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है कि आप अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों को यूज़ करके आप ठीक हो सकते हैं। सबके अलग-अलग कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। जैसे अगर आप चाहे तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, उससे भी इलाज करवा सकते हैं। आप चाहे तो किसी एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, उससे भी इलाज करा सकते हैं। आप चाहे तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखा करके इलाज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको ये समझना है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट और मोनेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। जैसे आपने देखा है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म के चीज़ को पकड़ता है। मतलब ये अगर इकोनॉमी की कोई बीमारी है तो इसको जड़ से हटाता है। केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेस्ट है। जैसे अगर आप एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि बहुत जल्दी ये इफेक्टिव होता है। तो शॉर्ट रन में केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और मोनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि ये मानता है कि मनी सप्लाई ही बहुत कुछ है और ये मेजर करती है, और ये मानता ये है कि मनी की सप्लाई से ही इन्फ्लेशन होती है, और ये हर चीज़ को जो रेगुलेट करता है वो अब मनी के ही प्रभाव से हर चीज़ जो जितनी भी इकोनॉमी को है वो ये रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो ये 3 थॉट हैं। इस पे हम लोग आगे में थोड़ा-सा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिम्पटम्स ऑफ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन के लक्षण क्या हैं? महँगाई को हम कैसे समझें कि महँगाई आ चुकी है? तो देखो, जब भी एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्राइस लेवल होता है, तो इसका मतलब आ गया कि इन्फ्लेशन आ चुका है। अगर हम ये मान के चले कि 8 से 10% हर साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर है कि यह इन्फ्लेशन आ ही चुका है। दूसरा, हमें ये मेजर करना है कि ये नहीं कि अभी 1-2 महीने के लिए आया है। 1-2 साल से ये कंटिन्यूअसली इकोनॉमी में होता आ रहा है। तो ये 2 सिम्पटम्स मैंने आपको बताया, और तीसरा सिम्पटम्स ये है कि परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी जो होगी या फिर मनी होगी, वो साल दर साल गिरती जाएगी। तो ये सारे लक्षण हैं जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ चुका है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग-अलग इकोनॉमिस्टों ने इन्फ्लेशन के बारे में अपने क्या व्यू दिए हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोथर की बात करता हूँ। उन्होंने ये बोला था कि इन्फ्लेशन इज ए स्टेट इन विच वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। इन्फ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनी की जो वैल्यू है वो गिर जाती है। फिर अगर हम बात करें ब्रूमैन की, तो उन्होंने ये बोला था कि इन्फ्लेशन इज कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ब्रूमैन ने ये बताया था कि जब कभी भी किसी देश की इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल बढ़ते ही जाए, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर जॉनसन ने ये बताया था कि इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड राइज इन प्राइस लेवल, कि सस्टेनेबल राइज इन प्राइस लेवल को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बताया कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर एंड ए मॉनेटरी फेनोमेनन। इन्फ्लेशन हर जगह मौजूद है और ये एक मॉनेटरी फेनोमेनन है। फिर कॉलबॉर्न ने बोला था इन्फ्लेशन इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन, महंगाई एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी जो होते हैं कुछ ही चीज़ को चेंज कर पाते हैं, यानी कुछ ही चीज़ को खरीद पाते हैं। वैसे तो काफ़ी इकोनॉमिस्टों ने और भी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अलग-अलग सलाह दिए हैं इन्फ्लेशन के बारे में, लेकिन मैंने इन शॉर्ट इन इकोनॉमिस्टों के बारे में आपको बताया कि इनके व्यू क्या है इन्फ्लेशन के बारे में। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या था, इनके प्रिंसिपल क्या थे। देखो, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, एडम स्मिथ और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको कहा जाता है। बेसिकली ये लोग जीन बिप्टाइट सेज थे, डेविड रिकार्डो थे, थॉमस माल्थस था।
जे.एस. मिल और बहुत से हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया है। बेसिकली हमें ये समझना है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है। क्लासिकल्स लोग बेसिकली ये मानते थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमी में बहुत कम हो। ठीक है, एडम स्मिथ ने अपना इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था कि मार्केट के फोर्स जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, वो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यानी कि मतलब उस अवस्था में ले जाते हैं कि जहाँ पे वो स्टेबल हो जाए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मार्केट फोर्स कैसे काम करते हैं। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर राइज करती है तो उसके डिमांड जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बाकी चीज़ों को अगर कांस्टेंट रखा जाए कि अगर किसी वस्तु का दाम अगर बढ़ गया है तो पब्लिक क्या करेगी, उसे कम खरीदेगी। तो जब कम खरीदेगी तो फिर क्या होगा, सप्लाई तो उसका जो कांस्टेंट आ रहा है और डिमांड के कम होने की वजह से मार्केट में ग्लट बन जाएगा, मतलब कि वो काफ़ी जमा हो जाएगा और वो बिकेगा नहीं। इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उसके प्राइस को कम कर देंगे बिकने के लिए। सेम चीज़ क्या होता है, जब कभी भी कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसका प्राइस ऑलरेडी गिरा होता है, तो पब्लिक क्या करती है, सस्ते होने की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा कर देती है। तो जब कभी भी वो ज़्यादा डिमांड करेगी तो फिर क्या होगा, उसकी मार्केट में क्या होगी, स्कैर्सिटी आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, अगर स्कैर्सिटी आएगी और पब्लिक डिमांड करेगी तो उसके प्राइस को बढ़ना ही होता है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा डिमांड कर रही है और है कम, तो प्राइस राइज कर जाता है। तो मार्केट के फोर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं अपने आप ही। मैनेज इन द सेंस क्या, कि अगर किसी वस्तु का दाम ज़्यादा है तो पब्लिक उसे कम खरीदेंगे, फिर वो अब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। या फिर अगर कम है तो पब्लिक ज़्यादा खरीदेंगे, फिर वो फिर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। तो इस तरह ये हमें पता लगता है कि सप्लाई और डिमांड के फोर्स काफ़ी हद तक मार्केट को रेगुलेट कर लेते हैं। फिर उन लोगों का ये भी मानना था कि प्राइस और वेज जो है वो फ्लेक्सिबल हो। वो लेजिस्फेयर में बिलीव करते थे कि इकोनॉमी को अपने हालत पे छोड़ दिया जाए। वो लोग ये भी मानते थे कि फ्री ट्रेड जो हो, ये उनके प्रिंसिपल थे। और उनका ये भी मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो होती है इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है और विदाउट इन्फ्लेशन के भी ये एग्जिस्ट करती है। बेसिकली ये सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस करती है। क्लासिकल का जो अटेंशन होता है वो सप्लाई साइड की तरफ ज़्यादा होता है। अब मैं बात करता हूँ केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट जो होता है वो जॉन मेनार्ड केन्स और उनके जो फॉलोअर्स थे, जैसे विलियम बोमोल, जेम्स डूजनबेरी, जे.आर. हाइक्स एंड मोडिग्लियानी और बहुत से लोग हैं जो केन्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। केन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने जॉन मेनार्ड केन्स का नाम नहीं सुना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही बेकार है। मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना बड़ा नाम है कि इनकी बताई हुई पॉलिसी से अमेरिका जो है वो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकला था। और इनकी इकोनॉमिक्स जो है वो 1930 से लेकर के 1970 तक एक तरह से रूल ही करा था इकोनॉमी की दुनिया में। हालांकि स्टैगफ्लेशन का जब फेनोमेनन आया था तो केन्सियन पॉलिसी जो है वो उसे नहीं समझा पाई थी। लेकिन फिर 2008 का जो डिसीजन आया तो वो भी केन्सियन पॉलिसी के थ्रू ही सॉल्व हो पाई। इसलिए इनका नाम इकोनॉमिक्स के स्थान में बहुत बड़ा नाम है और इनके ही सौजन्य से ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी।
जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को स्टार्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स होगा। खैर, मैं कभी अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि इनके क्या-क्या काम थे इकोनॉमी के क्षेत्र में। अब सबसे पहले मैं ये मानता हूँ, मतलब ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि केन्स के नॉर्मल जो थॉट थे वो क्या थे। केन्स का ये मानना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इकोनॉमी जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाएगी। जबकि क्लासिकल इसके उल्टा सोचते थे। इन्होंने फिर ये भी बताया कि वेज प्राइस जो होते हैं वो स्टिकी लेवल पे होते हैं और इकोनॉमी कभी भी सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती है। केन्स हमेशा मानते थे कि शॉर्ट रन में ही किसी चीज को देखा जाए, समझा जाए और उसको क्योर किया जाए। और वो ये भी मानते थे कि वी ऑल डेड इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो है हम लोग तो सब मर चुके होंगे। तो इनका हमेशा फोकस शॉर्ट रन की तरफ रहा है और ये शॉर्ट रन मॉडल ही दिया करते थे। साथ के साथ इन्होंने डिमांड साइड पे भी काफ़ी फोकस किया इकोनॉमी के। इनका मानना था कि डिमांड साइड के फोकस से करने से हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते थे और उन्होंने ये बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है और इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ये सब बातें थी जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में और केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट क्या था, मैंने इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की। इनका मानना था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिमांड को कम कर दो। जब डिमांड ही कम हो जाएगा तो उस चीज़ के जो प्राइस है वो गिर जाएंगे। तो ये केन्स की आइडियोलॉजी थी। जबकि इसके उलट क्लासिकल का ये आइडिया था कि सप्लाई साइड को आप बढ़ा दो, सप्लाई को बढ़ा दो तो रिसोर्स जो है वो स्केयर नहीं रहेंगे तो भी प्राइस गिरेगा। अब हम लोग बात करते हैं मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की। मॉनेटरिस्ट में जो मिल्टन फ्रीडमैन है ये बहुत बड़ा नाम है और मॉनेटरिस्ट में इनका ये मानना था कि मनी जो है वो मैटर करता है और मॉनेटरी पॉलिसी एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने के लिए। और मनी ग्रोथ रेट ही जो है वो लीड करता है इन्फ्लेशन को और इसमें मिल्टन फ्रीडमैन का नाम काफ़ी अग्रगणी माना जाता है, अग्रणी या जो भी बोल दें, मतलब ये मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन थे अगर हम बात करें मोनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की। तो अब मैं आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, इंक्रीजिंग रेट के बेसिस पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इन्फ्लेशन 5 टाइप के होते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो माना जाता है कि अप टू 3%, 0 to 3% के बीच में। वॉकिंग इन्फ्लेशन को हम मानते हैं 4 to 8% के बीच में। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि जो 8% से ऊपर हो और 18% के आसपास हो। गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हम मानते हैं कि 19% से लेकर 50% के बीच में। और हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी अवस्था है कि 50% से ऊपर और फिर प्राइस राइज का कुछ लिमिट ही नहीं रह जाता कि कितना परसेंट बढ़ रहा है। मैं एक-एक करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये क्या है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि इस रेंज में अगर इन्फ्लेशन हो तो उस उनका नाम ये है। फिर मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये सारे इन्फ्लेशन का कैटेगराइजेशन है और इनको हम कैसे समझते हैं।
सबसे पहले मैं आपको क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। Price rises at slow rate. According to many economists, slow rise in price is necessary for the economic progress. It prevents the economy to falling into the stagnant trap. इसका मतलब ये हुआ कि क्रिपिंग का मतलब सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रिपिंग का मतलब होता है रेंगना। ये इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन है जहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत धीमी गति से राइज करती है। अगर बड़े-बड़े इकोनॉमिस्टों को देखा जाए या इकोनॉमिस्ट के ग्रुप को देखा जाए तो उनका ये मानना है कि स्लो राइज इन प्राइस लेवल जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना इकोनॉमी को स्टैग्नेंसी के ट्रैप मतलब ठहराव के ट्रैप के जाल में से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका लेवल जो है उन्होंने इकोनॉमिस्टों ने ये डिसाइड किया है कि 0 से लेकर के 3% तक का अगर इन्फ्लेशन है तो ये जो है वो क्रिपिंग के रेंज में आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वॉकिंग इन्फ्लेशन की, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि क्रीपिंग से ऊपर और अप टू 8% तक 8% तक का जो भी रेट होगा इन्फ्लेशन का उसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन में डालते हैं। वॉकिंग का मतलब वॉक करना कि इन्फ्लेशन अभी जो है वो वॉक कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है किसी इकोनॉमी के लिए, लेकिन सेंट्रल बैंक किसी भी देश की वो क्या करती है, कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर देती है कि इसे आगे की स्थिति ना हो। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रनिंग इन्फ्लेशन की। तो रनिंग का मतलब दौड़ना होता है। इससे ऊपर और 18% तक का इन्फ्लेशन को रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग का मतलब जंप करते हुए आगे बढ़ना, जैसे आपने देखा होगा कंगारू को, वो जंप कर कर के आगे बढ़ता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन के रूप में अगर हम बात करें डेफिनेशन में तो इसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हम बात करें बोमोल और बाइंडर की, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बारे में उन लोगों ने ये बताया था कि इन्फ्लेशन की वह अवस्था जो एक्सेप्शनली हाई हो उसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो मिडिल इनकम ग्रुप है और लो इनकम ग्रुप है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये एडवर्स इफेक्ट डालता है, क्योंकि उनकी सैलरी ऑलरेडी कम होती है और जिस वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर मैं आपको हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में बताऊं, तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन की वैसी अवस्था है कि जहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी जो होती है वो सारा कंट्रोल लूज कर देती है, उसके हाथ से जो कंट्रोल है वो निकल गया होता है। When the monetary authority lose the control on running inflation or galloping inflation, it results hyperinflation. रनिंग के बाद और गैलोपिंग के बाद मतलब की अवस्था को अगर जब मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन वेयर देयर इज नो लिमिट ऑफ प्राइस राइज। यह इन्फ्लेशन की लास्ट अवस्था है जहाँ पे क्या होती है, प्राइस राइज की कोई लिमिट नहीं होती है। इन दिस स्टेज प्राइस राइजेज एट वेरी हाई स्पीड। इस अवस्था में क्या होती है, देश की जो प्राइस है ना, इकोनॉमी की जो प्राइस है वो बहुत तेज गति से यानी द्रुत गति से राइज करती जाती है। और हाइपर इन्फ्लेशन मस्ट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। हाइपर इन्फ्लेशन को हमेशा किसी भी कीमत पे रोकना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, इट क्रिएट्स ए ह्यूज डिजॉर्डर इन एन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये किसी भी इकोनॉमी के प्रोग्रेस को क्या करता है, ह्यूज डिजॉर्डर में ला देता है, यानी उसकी अवस्था जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है।
मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जर्मनी में जब हाइपर इन्फ्लेशन आया था तो उस समय उसकी क्या स्थिति थी। मैं कॉस्ट ऑफ लोफ ऑफ ब्रेड जो है ना जर्मनी का, वो क्या था और उसके बारे में एक यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया है उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नवंबर 1918 में ये 1 मार्क का 1 लोफ मिलता था। 1922 तक आते-आते इसकी कीमत 160 मार्क्स हो गई और 1923 में तो आकर के इसकी कीमत लगभग 15 लाख हो गई। फिर नवंबर 1923 में इसकी कीमत 200 बिलियन मार्क्स हो गई थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी गिर गई थी। जब कभी मैं आपको अलग से कोई एक वीडियो बनाऊंगा हाइपर इन्फ्लेशन पे, तो उसके बाद में मैं मनी ग्रोथ के बारे में बताऊंगा और सिग्नोरेज के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इन द शॉर्ट आप ये समझिए कि हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी करेंसी से अपना कंट्रोल खो बैठती है। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी हो गया, जिम्बाब्वे भी हुआ था और वेनेजुएला भी हुआ था। तो जब मैं आपको केस स्टडी के बारे में बताऊंगा तो उस टाइम में फिर मैं आपको इन चीज़ों से रूबरू कराऊंगा। अगर हम लोग कवरेज के बेसिस पे बात करें तो इन्फ्लेशन दो प्रकार का होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन और दूसरा होता है स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ये एक्चुअली हम लोग जब कवरेज के बेसिस पे इन्फ्लेशन को बताते हैं तब ये कैटेगराइजेशन होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि व्हेन प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी राइजेज इन द एंटायर इकोनॉमी। जब किसी इकोनॉमी में प्राइस बहुत सी कमोडिटियों के लगभग सारे कमोडिटियों के बढ़ते हैं तो वैसी अवस्था को कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन बोलते हैं। और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन उसे बोलते हैं जब कोई भी वस्तु और उनके दाम जब बढ़े तो बाकी वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े। जैसे ये किसी एक फैक्टर के दाम के बढ़ने को कहते हैं। जैसे कि मान लो आपकी प्राइस ऑफ कार मार्केट में जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ जाता है किसी वजह से। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम स्पोरेडिक इन्फ्लेशन कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि डिग्री ऑफ कंट्रोल पे अगर इन्फ्लेशन को मेजर करना हो तो वो कैसे होगा? एक्चुअली में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। एक ओपन इन्फ्लेशन, दूसरा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन उस अवस्था को बोलते हैं जब प्राइस राइज जो होता है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है बिना किसी ऑब्स्टिकल और कंट्रोल के। गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है, मतलब कोई स्टेप नहीं ले रही है। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब मैं बता दूं इन द वर्ड ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन, it is an inflationary process in which prices are allowed to increase without stopping the government price control and mix technique। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता है और प्राइस को अपनी अवस्था पे बढ़ने दिया जाता है। ठीक है, एट द एंड लास्ट में क्या होता है, इट में एंड इन द हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये चांस बनता है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है।
सप्रेस्ड इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? ये ऐसा इन्फ्लेशन है जिसमें प्राइस राइजिंग के कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर, जैसे प्राइस कंट्रोल हो गया, रैशनिंग हो गया, और भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है जिसे हम पॉलिसी मिक्स भी कहते हैं, जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का मिक्स रूप होती है, उसके थ्रू जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन को फ्री अवस्था में नहीं छोड़ते हैं, उनको हम सप्रेस करते हैं, इसे हम कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने कुछ मॉडल दिए थे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। जैसे कीन्स ने केन्सियन क्रॉस मॉडल दिया था। खैर वो तो जीडीपी के लिए था, लेकिन इस कीन्सियन क्रॉस मॉडल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। फिर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल से भी हम इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और पॉपुलर आईएसएलएम मॉडल जिसे हिक्स और हैंसन ने दिया था, उसके थ्रू भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये आईएसएलएम मॉडल बहुत बड़ा मॉडल है, तो वो मैं इस चीज़ में यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। हालांकि बाकी जो मॉडल है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आईएसएलएम मॉडल जो था वो कीन्स की ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पे हिक्स और हैंसन ने इसे एक्सटेंड किया था। इसका भी फर्दर एक्सटेंशन है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल बोला जाता है। तो उसको बताने के लिए आपको बहुत सी बेसिक बातें बतानी पड़ेगी, वो मैं कभी किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जब पॉलिसी मेकर जो हैं वो फिलिप्स कर्व एनालिसिस का भी ध्यान देते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ट्रेड ऑफ होता है। तो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए इन तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फिलिप्स कर्व के बारे में एनालिसिस करते हैं। फिलिप्स कर्व बेसिकली हमें ये बताता है कि एक ट्रेड ऑफ होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में शॉर्ट रन में। ठीक है। और लेकिन ये लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया था कि लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, इस तरह से वर्टिकल होता है, और उसका इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का। लेकिन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात करें तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसमें वाई एक्सिस पे हम इन्फ्लेशन को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है। जैसे इस केस में देखें आप, इस जगह पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या है, वो कम है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखें इस लेवल पे, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है जो वो क्या है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी मेकर्स को शॉर्ट रन में अगर कुछ जो भी उन्होंने प्रोग्राम बनाने हैं तो उनमें या तो उनको इन्फ्लेशन को झेलना पड़ेगा या अनएम्प्लॉयमेंट को झेलना पड़ेगा। यही फिलिप्स कर्व बताने की कोशिश की है, जिसे फिलिप्स ने बताया था। Phillips curve is an economic concept developed by A. W. Phillips, stating that inflation and unemployment have a stable inverse relationship. फिलिप्स कर्व ने में ए डब्ल्यू फिलिप्स ने ये बताने की कोशिश की है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में स्टेबल और इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। हालांकि उन्होंने पहले वेज इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, लेकिन बाद में ये डेवलप हो करके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के ट्रेड ऑफ को बताता है। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ आता है तो जॉब भी बढ़ते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कम होता है।
मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1970 के दशक में बहुत सी कंट्री इन्फ्लेशन के साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सपीरियंस कर रही थी। जबकि फिलिप्स कर्व ये कहता था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक ट्रेड ऑफ है। तो जब स्टैगफ्लेशन का फेनोमेनन आया, मतलब स्टैगफ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ होते हैं। तो फिलिप्स कर्व इस चीज को बताने में असमर्थ रहा और बहुत सी कंट्री जो थी वो स्टैगफ्लेशन से जूझ रही थी। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, जो दोनों एक साथ है। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको डिमांड सप्लाई मॉडल के बारे में बताऊंगा तब मैं इसे डिटेल में करूंगा कि स्टैगफ्लेशन है क्या। फिलिप्स कर्व जो था वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बेस पे था। इसका मतलब हो गया, एडेप्टिव का मतलब होता है हम किसी चीज को एडेप्ट कर लें। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई डिसीजन बनाते हैं या फिर फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम केवल पास्ट के डिसीजन को ट्रेंड करते हुए जो भी डेटा मिलता है उसके थ्रू हम फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो जो हमारा एनालिसिस होता है वो, अगर हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात करें तो उस केस में ये होता है कि पास्ट का जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ही हम कोई डिसीजन लेंगे। जबकि रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हम एक्सपेक्ट हम कुछ अपना एक्सपेक्टेशन जो होता है ना उसको भी ऐड करते हैं। मतलब हम जितने भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन है ना सबको फोरकास्ट करते हैं। ये नहीं कि केवल पास्ट ट्रेंड को ही देखें। हम कुछ जो भी एक्सपेक्टेशन है, खैर मैं इसके बारे में एक अलग से जब कभी वीडियो बनाऊंगा रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की, तो उस समय मैं ये डिटेल में बताऊंगा। इन शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ कि ए डब्ल्यू फिलिप्स जो था उन्होंने एक पेपर लिखा था, द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेज, जो उन्होंने एम्पिरिकल डेटा लिया था 19 सॉरी 1861 से लेकर के 1957 का। तो तब ये इस तरह का कर्व आया था। यही वजह थी कि बाद में रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डेवलप हुआ, जिसमें इकोनॉमिस्ट लोग जो थे उन्होंने कंसीडर करने लगे, उन्होंने कंसीडर करना शुरू किया जब वो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बनाते थे पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन को कंसीडर करना शुरू कर दिया। बहुत से जो मॉडल होते थे जब पॉलिसी मेकिंग के समय में, तो उन्होंने एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बारे में कंसीडर करना शुरू किया। ये बेसिकली क्या है कि ये जो मॉडलिंग जो एक्सपेक्टेशन का था जॉन मुथ ने दिया था, बाद में रॉबर्ट लूकास जूनियर और जो सर्जेंट थे इन्होंने इसे ज़्यादा डेवलप किया। फिलहाल आपको ये समझना है कि एडप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि हम पास्ट के ट्रेंड से फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। जबकि रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि हम और भी चीज़ें अपने एक्सपेक्टेशन को भी ऐड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी बैंक में हाई सिक्योरिटी है तो उस वजह से चोरी नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई पास्ट का डेटा केवल देखे तो वो एज्यूम करेगा कि हाँ चोरी नहीं हो रही है तो सिक्योरिटी में इतना खर्च हम क्यों करें। लेकिन जो समझदार होंगे वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे और वो ये सोचेंगे कि बैंक में चोरी अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है। तो वो, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा, मतलब ह्यूमन के पास दिमाग है, उसकी रैशनल थिंकिंग है, तो इस तरह के जो आइडियोलॉजी डेवलप हुए उसे हम कहते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो इन शॉर्ट मैंने आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस भी बताया।
प्राइस और इन्फ्लेशन के रूप में बताया मैंने आपको। हालाँकि इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वो मैं डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन इन शॉर्ट एक्सपेक्टेड प्राइस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे एक्सपेक्टेड प्राइस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का भी असर दिखता है जो जो प्राइस है उस पे और इन्फ्लेशन पे। अब मैं इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज मतलब कॉज के बेसिस पे इन्फ्लेशन का जो कैटेगराइजेशन हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट इन्फ्लेशन क्या होता है। बैंक में एक्चुअली में क्या होता है, क्रेडिट का जो है ना वो मल्टीप्लायर काम करता है। एक एक बैंक में अगर आप 100 रुपए डालते हैं तो क्या होता है, बैंक उसके बिहाफ पे लोन इशू करती है, फिर उसी लोन के बिहाफ पे फिर लोन इशू करती है। तो इस तरह से बैंक में क्रेडिट मल्टीप्लायर काम करता है। जब मैं डिटेल में आपको ये बताऊंगा बैंकिंग सिस्टम, तो उस समय मैं क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं करेंसी इन्फ्लेशन की। जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है उसमें बहुत सा कारण ये भी होता है कि गवर्नमेंट जो होती है या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो करेंसी टू मच प्रोड्यूस कर देती है। तो मनी में भी क्या होता है, मनी बेस होता है और मनी मल्टीप्लायर होता है। तो वो किस तरह से होता है, जब मैं मनी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी आपको इन शॉर्ट ये जानना है कि गवर्नमेंट के करेंसी के रेगुलेशन से जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं। अब फिर क्या होता है डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी डेफिसिट में बनती है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग जगह से लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, या तो मनी के सप्लाई को बढ़ा करके किया जाता है या फिर प्राइवेट सेविंग को मोबिलाइज करके किया जाता है। तो इससे भी जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम बजट इन्फ्लेशन कहते हैं। जब मैं कॉज के बेसिस पे इन्फ्लेशन को बताऊंगा तो उसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी बताऊंगा। एक्चुअली में डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का वो कैटेगराइजेशन होता है जिसमें डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे सपोज करिए कि वस्तु अगर 10 है और खरीदार जो है वो 20 है, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और जो ज़्यादा प्राइस देगा उसे वो सामान मिलेगा। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है। हालांकि मैं आपको इसे डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा। ठीक है, अभी फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल। जब सप्लाई साइड पे हम जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट होते हैं किसी मटेरियल को बनाने के लिए, तो उन रॉ मटेरियल के कॉस्ट में अगर वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। और जो प्रोड्यूसर है वो उसमें थोड़ा, जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें अपनी मार्जिन भी रखते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा भी रखते हैं ऐड करके, तब जा करके वो मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सा बात है कि कोई अपनी जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं प्रोड्यूसर। तो उसमें वो क्या करेगा कि जो प्राइस है उसमें वो ऐड करेगा, तो प्राइस बढ़ जाती है। तो ये जो इन्फ्लेशन जो आता है, महंगाई जो आती है, उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और मैंने आपको स्टैगफ्लेशन पहले बताया था कि नॉर्मली जब मैंने उसे आपको बताया था तो बताया था ये कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ जब होता है उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और फिलिप्स कर्व इसे समझा नहीं पाया था। फिर मैं आपको स्ट्रक्चरल और बॉटलनेक इन्फ्लेशन के बारे में भी बताऊंगा जिसे गुनर मिड्राल ने दिया था। तो हम एक एक करके इन टॉपिक को समझेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है।
अब अब मैं आपको बताता हूँ कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है। लेकिन उससे पहले आपको सिंपल डिमांड सप्लाई मॉडल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा। एक्चुअली में डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उस कर्व के लिए पहले जो 2 कॉन्सेप्ट है उनको आप समझिए कि प्राइस जो होता है, प्राइस लेवल वो वर्टिकल एक्सिस पे होगा और क्वांटिटी जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। अब डिमांड कर्व वर्टिकल क्यों होता है? अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें और मैंने कुछ कंडीशन बताया है, सिट्रिस पेरिबस का एक कंडीशन, इसमें क्या होता है कि बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, केवल उस चीज़ के बारे में बताया जाए, किसी कमोडिटी के डिमांड सप्लाई के मॉडल के बारे में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि केवल उस वस्तु के बाकी फैक्टर्स को छोड़कर केवल प्राइस को चेंज को लेकर के डिमांड और सप्लाई को हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है? ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ये डिमांड कर्व की है। तो डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी प्राइस ज़्यादा होगा तो पब्लिक जो है ना वो डिमांड की जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो कम करेंगे। आप यहाँ पे देखो, अगर इस जगह पे प्राइस है तो पब्लिक जो होगा वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम करेगी। प्राइस अगर इस जगह पे है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो यहाँ पे होगा। फिर अगर प्राइस अगर यहाँ पे है तो ये क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ तो होगा। आप इन शॉर्ट समझिए कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो लोग कम सामान खरीदते हैं। जैसे कोई आलू या टमाटर अगर 20 रुपए किलो है तो अगर आप 2 किलो खरीद रहे हैं तो वही अगर 10 रुपए किलो हो जाएगी तो आप ज़्यादा खरीदेंगे। तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरी तरफ सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर प्राइस कम है, मान लो ये प्राइस है, तो इतने जो यूनिट है ना वो क्वांटिटी सप्लाई होगा। प्राइस अगर ये है तो इतना क्वांटिटी जो होगा वो सप्लाई होगा। एक्चुअली सप्लाई साइड जो है वो प्रोड्यूसर की साइड को डिनोट करती है। प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई करते हैं ज़्यादा रेट पे। अगर उनको ज़्यादा रेट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। तो अगर बात करूँ इस जगह पे कि इस जगह पे अगर प्राइस होगा तो ये विलिंग टू सप्लाई जो होगा वो इतना करेंगे। ये सप्लाई है। लेकिन डिमांड क्या है इस जगह पे, इस प्राइस लेवल पे डिमांड कम है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वहां पे डिसाइड होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई के फोर्स एक दूसरे को काटते हैं। ये वाला जो हिस्सा है जहां पे मेरा कर्सर है, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ डिमांड और सप्लाई के फोर्स एक दूसरे को काटते हैं या मीट करते हैं और यहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के जो फोर्स है, डिमांड और सप्लाई के फोर्स है, वही तय करते हैं प्राइस का लेवल और क्वांटिटी का लेवल। ये सिंपल डिमांड सप्लाई मॉडल है जिसे मैंने आपको बताने की कोशिश की। हालांकि मैं इसके एक्सेप्शन भी बताऊंगा, फिर मैं आगे इस मॉडल को बताऊंगा।
डिमांड सप्लाई के मॉडल में मैं आपको एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगा और बाकी चीज़ें भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना होगा कि जब आप डिमांड सप्लाई मॉडल को देख रहे हैं तो गुड्स नॉर्मल होना चाहिए, वेवलेंथ गुड नहीं होना चाहिए और गिफन गुड नहीं होना चाहिए। वेवलेंथ गुड उस गुड्स को कहते हैं जो लग्जरी गुड्स होता है ना, महंगा होता है, जैसे प्रीसियस पेंटिंग हो गई, ज्वेलरी हो गई, कार, लग्जरी कार हो गई। वेवलेंथ गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। वेवलेंथ गुड्स के बारे में थ्रोस्टीन वेवलेन ने बताया था। ये एक ऐसा गुड है जिसमें डिमांड सप्लाई मॉडल काम नहीं करता है, ये एक्सेप्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप कोई कीमती सामान खरीदते हो तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं होकर के अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। उसकी डिमांड इसलिए होती है कि वो महंगी है। पब्लिक उसे स्टेटस सिंबल के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि एप्पल का आप फ़ोन ले लें या कोई डायमंड का नेकलेस ले लें, या फिर उसकी उसकी डिमांड इसलिए है कि वो क्योंकि वो महंगा है। और कुछ लोग इसे स्टेटस सिंबल के रूप में करते हैं कि मैं इस चीज़ को यूज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा मनी है। इस वजह से ये इन गुड्स का जो डिमांड कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे गुड्स महंगा होगा उसका डिमांड बढ़ता जाएगा। दूसरा गिफन गुड होता है। गिफन गुड के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि गिफन गुड क्या होता है। गिफन गुड का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट गिफन ने दिया था। ये एक टाइप का इंफीरियर गुड होता है। इसमें भी क्या होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा जब मैं इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में जब मैं बताऊंगा, तो उस टाइम में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल जो डिमांड और सप्लाई मॉडल के ये दो एक्सेप्शन हैं, गिफन गुड और वेवलेंथ गुड। ठीक है, हमें हमेशा ये मान के चलना है कि डिमांड सप्लाई मॉडल जो होता है वो नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। अब इसी डिमांड सप्लाई मॉडल को हम लोग आगे देखते हैं अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में। दूसरा कंडीशन है सिट्रिस पेरिबस का। इसका मतलब होता है होल्डिंग अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी को, तो बाकी जितने भी हैं फैक्टर, उन सभी को कांस्टेंट मान करके ही इक्विलिब्रियम के क्वांटिटी और प्राइस को कंसीडर किया जाता है। तो हमें ये चीज़ मान के चलना है कि बाकी अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट है जब हम डिमांड सप्लाई मॉडल की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, और ये प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड कर रहे हैं। उसी तरह हमें ये भी समझना होगा कि ये जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में कर रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जितने भी पार्टिकुलर सेक्टर है उनका अदर सेक्टर से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, उन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और केवल उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो उस मार्केट और उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अदर जितने भी इफेक्ट है उनका हम इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं करते हैं। जबकि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम किसी भी गुड्स और सर्विस का इम्पैक्ट इफेक्ट देखते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट देखते हैं, रिपिकर्सन इफेक्ट देखते हैं। ये सब चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। फिलहाल हमें पार्शियल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ही इसे समझना है।